आज रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेमेटिक्स मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें समय के साथ अभिकारकों और उत्पादों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सांद्रता में जो परिवर्तन आता है उसका अध्ययन करते हैं। तो इस शाखा को क्या बोलते हैं, इस चैप्टर क्या बोलते हैं, रासायनिक बलगतिकी। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि कोई भी रासायनिक क्रिया होती है, उस रासायनिक क्रिया में सांद्रता में परिवर्तन किस प्रकार हो रहा है। तो नेचुरल सी बात है कि अभिकारक आपस में रिएक्शन करेंगे। मानो हमारे पास A + B = C + D है, रिएक्शन होगी तो A और B की सांद्रता में कमी आएगी और C और D की सांद्रता में वृद्धि होगी। तो इनकी सांद्रता में कितनी कमी आ रही है समय के साथ, और इनकी सांद्रता में समय के साथ किस प्रकार वृद्धि हो रही है, इसको यदि हम अध्ययन करेंगे तो इस स्कूल में रासायनिक बलगतिकी, इसमें कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है कि मोलर सांद्रता हम देखेंगे कितने मोल, हम सांद्रता क्या रखेंगे, एक्टिव मास, मोलर सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, इसे क्या बोलेंगे, रासायनिक बलगतिकी, यानी कि अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया वेग की हम बात करेंगे। रासायनिक बलगतिकी के आधार पर हम 3 प्रकार की अभिक्रियाओं की यहाँ पर हम बात करेंगे। पहला है आयनिक अभिक्रिया, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयंस एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। जैसे हमारे पास है NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl। ये आयनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ये क्रिया बहुत तीव्र गति से होती है, इतनी तीव्र गति से होती है कि इसमें हम वेग का निर्धारण नहीं कर सकते। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो बहुत मंद क्रिया से गति से होती हैं, जैसे H2 और O2 का जो संयोग होता है, जल का बनना बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुत समय लग जाता है। इतने रेडियो एक्टिव क्रिया होती है, वर्षों महीनों लग जाता है। तो इन अभिक्रियाओं को अति मंद कहते हैं। इनका भी हम इन 2 प्रकार की अभिक्रियाओं को की वेग की का कैलकुलेशन हम जो है लगभग नहीं कर पाते हैं। और कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो घंटों में होती है, मिनटों में होती है, दिनों में हो जाती है। ऐसी क्रियाओं को हम क्या करते हैं, ये मतलब इनके बीच की होती है, इनके वेग की गणना यानी कि इनके सांद्रता परिवर्तन करते हैं हम कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हमारा क्या है, अम्ल है, एसिटिक अम्ल और एसिटिक क्या है, अल्कोहल है। अम्ल और अल्कोहल से एस्टर का बनना एग्जाम्पल है। दूसरा क्लोरोफॉर्म क्या, प्रकाश की उपस्थिति में फॉस्फिन गैस का बनना एग्जाम्पल हमें ये भी है। तीसरा हमारा है एक्सोशर्करा का जो जलावघटन होता है, उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो बनते हैं। ये 3 प्रकार की लगभग ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनको हम आणविक क्रिया कहते हैं। इन अभिक्रियाओं हम वेग की गणना कर सकते हैं, यानी कि उसमें सांद्रता परिवर्तन का अध्ययन कर सकते हैं। उनको हम लगभग इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम रासायनिक बलगतिकी के अंदर अध्ययन। यहाँ पर भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, ग्राफिकल मेथड से इसको बता रहे हैं। माना हम देख रहे हैं प्रोडक्ट कोई A है अभिकारक, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। माना इसका स्टार्टिंग T = 0 में इसका क्या है, A है, ये मोल पर लीटर इसके सक्रिय द्रव्यमान है, यहाँ पर 0 है, बन नहीं रहा प्रोडक्ट। और समय T समय पर इसका X हमारा क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है और ये प्रोडक्ट हमारा बन जाता है। इसको हम कई बार लिखेंगे, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अब यहाँ पर जो ग्राफिकल मेथड से देख रहे हैं, ये ग्राफ यदि हम समय और सांद्रता के बीच में यदि हम कर्व खींचते हैं तो ये जो कर्व दिखा रहा है, आप इस कर्व में देख लीजिए, हम इसका कर्व लेते हैं कि समय के साथ के देखेंगे अलग अलग समय इंटरवल में इसकी सांद्रता चेक करेंगे। प्रैक्टिकल समझिए इसको आप देख, तो ये हमारा कर्व इस तरीके से आता है। समय T = 0 में इसका क्या था, देखो यहाँ पर इसकी सांद्रता मैक्सिमम थी। अब क्या हो रहा है, यहाँ से घटते 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 करके जैसे जैसे घट रहा है यहाँ पर इस तरीके से। और यदि प्रोडक्ट के उसमें देखते हैं तो 0 इसकी सांद्रता थी और समय बढ़ने के साथ इसकी सांद्रता बढ़ने तक कर्व इस तरीके से आता है। एक से बात क्या आता है, ये कांस्टेंट होने लगता है। ठीक है, ये हमारा विकारक के लिए है, ये हमारा उत्पाद के लिए, ये रिएक्टेंट के लिए है, ये प्रोडक्ट के लिए। अब यदि उसको अलग सेपरेट देखते हैं, अब देखिए समय और सांद्रता के बीच में हमें अलग से कर हमने ऐसा ले रखा है, तो आप इसमें क्या देख रहे हो, इधर इसको सेपरेट बना रहे हैं। यहाँ पर इसकी सांद्रता कम हो रही है, समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो इसमें क्या कहेंगे, इसका जो वेग हो जाएगा, इस अभिक्रिया का जो वेग हो जाएगा, सांद्रता में परिवर्तन,
सांद्रता में परिवर्तन क्या हो रहा है, निगेटिव वे में हो रहा है, तो माइनस करेंगे, माइनस सांद्रता में कमी, यानी जो सांद्रता परिवर्तन है, सांद्रता परिवर्तन घटे समय, यानी जो dx यानी कि डी डेल्टा x बाई डेल्टा टी बराबर क्या बोलेंगे, माइनस C2/C1 बाई T2/T1। ये हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है, फाइनल कंसंट्रेशन है, बाद का कंसंट्रेशन हमारा पहला कंसंट्रेशन। तो ये माइनस जो दिखा रहा है ये हमें ये बता रहा है माइनस साइन की सांद्रता में कमी आ रही है, तो यहाँ पे इसको माइनस से दिखाएंगे, यानी इसको ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस का माइनस डी ऑफ एक्टिव मास ऑफ ए ओवर एक्टिव मास ऑफ टी, ये हमको ऐसे दिखाएंगे। यदि इसी वेग को हम इस रूप में लेते हैं, प्रोडक्ट के रूप में लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल एक्स बाई डेल टी। अब डेल और डी इसका मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले फिलहाल इसको देख लेते हैं। वे क्या कहेंगे, इसकी सांद्रता में कितनी वृद्धि हो रही है, यानी प्लस ऑफ डी ऑफ आर, सॉरी प्रोडक्ट कर लेते हैं, dp ओवर dt। ये हमारा क्या आ गया, इसके वेग को ऐसे दिखाएंगे। अब इसको ऐसे देख लें, माना इस समय पर, इसको दोबारा यहाँ पर आते हैं, इस समय पर सांद्रता हमारी ये है, अब समय बढ़ रहा है, सांद्रता हमारी ये आ गई, अब इतनी सांद्रता में हमें कमी आ गई, इतना समय हमारा कंज्यूम हुआ, ये हमारा C2 - C1 T2 - T1, इसको ऐसे लेंगे। सिमिलरली यहाँ भी हम ऐसे लेंगे, माना इस समय पर सांद्रता हमारी ये है, इस टाइम पर सांद्रता हमारी ये है, इसकी करस्पॉन्डिंग ये हो गया, इसकी करस्पॉन्डिंग हमारा ये हो गया। देखो यहाँ सांद्रता में वृद्धि हो रही है समय बढ़ने के साथ, यहाँ सांद्रता में कमी होनी समय बढ़ने के साथ, इसलिए यहाँ माइनस साइन आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस साइन आ रहा है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि अभिकारक में सांद्रता में, जो अभिकारक है उनमें सांद्रता में कमी आ रही है, उसको निगेटिव साइन से दिखाएंगे, इसमें सांद्रता में वृद्धि हो रही है पॉजिटिव साइन दिखाएंगे, यानी नेगेटिव पॉजिटिव में से ये बताते हैं कि अभिक्रिया के सांद्रता में कमी आ रही है या अभिक्रिया के सांद्रता में वृद्धि हो रही है। A of A plus B of E equal to C of C plus D of D, ये हमारे क्या है, अभिकारक हैं, ये हमारे उत्पाद है। तो इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का औसत वेग, अभिक्रिया का औसत वेग, हम अक्सर औसत वेग की बात करेंगे। ये हमारा होगा, अगर हम इसके टर्म से बताएं तो -1/A डी ऑफ ए ओवर डी टी औसत वेग है, बी की इक्वल टू एक ही बात हो जाएगा, -1/B डी ऑफ बी ओवर डी टी। इनका न्यूमेरिकल है, काफी अच्छे न्यूमेरिकल है, बताएंगे भी हम इसके रेस्पेक्ट में ऐसा और बी के रेस्पेक्ट में ऐसे बताएंगे। और यदि इसमें उत्पाद में आते हैं, प्लस आ जाएगा 1/C डी ऑफ सी ओवर डी टी प्लस 1/D डी ऑफ डी ऑफ डी टी, यानी कि ए की अपघटन की दर भी बोलते हैं इसको, ए और बी के अपघटन की दर, सी और डी के बनने की दर क्या है, इसको इस रूप में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ए के अपघटन की दर बताएं, बी के अपघटन की दर बताएं, या हम सी और डी में किसी एक की बनने की दर बताएं, या अभिक्रिया का औसत वेग बताएं, किसी एक में हम आपको इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसके बेस पर इसके अपघटन की दर, इसके बेस पर इसके अपघटन की दर हम आपस में इंटरलेट करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बता सकते हैं, इसको न्यूमेरिकल्स में करेंगे, इसे बोलते हैं औसत वेग। तात्कालिक वेग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं तो किसी पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर माने इस पॉइंट पर अभिक्रिया का वेग क्या है, इसको निकालने में जो इस पॉइंट पर अभिक्रिया का जो वेग होता है, माना हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा, इसको पता, इसका जो कैलकुलेशन होगा उसका केवल तात्कालिक। इसे कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे टेंजेंट, इसका ढाल निकाल लेंगे, इसका ढाल निकाल लेंगे dx बाई dt, यानी ये हमारा dt है, ये क्या है हमारा डी, ये dx चेंजिंग कंसंट्रेशन है, यानी कि जो हमारा इसको हम क्या तात्कालिक वेग को
डी बाई डी टी या dx बाई डी टी कह लें, dx बाई डी टी लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी क्या कहेंगे डीसी माने कंसंट्रेशन, हम क्या क्या कंसंट्रेशन को सी दिखाते हैं डीसी बाई डी टी। ये सी और सी से जरा अलग है, ये यहाँ पर सी पर्टिकुलर रिएक्टेंट को बता रहा है, ये हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया समय के साथ, और समय इंटरवल हमारा लगभग जीरो है। तो इस स्थिति में जो कैलकुलेशन होगा से बोलेंगे तात्कालिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेग कहेंगे अपक्रिया का। और एवरेज वेग किसे कहेंगे, एवरेज वेग यानी कि किसको टाइम इंटरवल दे दिया और टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन का चेंज कितना आया, यानी कि एवरेज को dx बाई डेल एक्स बाई डेल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो नहीं होगा, जबकि यहाँ पर dx बाई डी टी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो dc बाई डी टी। ये चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। और जब लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यानी कि समय जो है लगभग जीरो है, उनका समय जो टाइम इंटरवल है बहुत कम है, उस समय जो आपकी देखोगे वो तात्कालिक वेग होगा। और बाकी जो हम किसी पर्टिकुलर एक टाइम इंटरवल में लेंगे उसे एवरेज वेग। ये हमारा एवरेज वेग और स्टैंडर्ड वेग हुआ, और दोनों का मात्रा एक ही होगा, दोनों लगभग एक ही चीज है, लेकिन दोनों का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग अलग है। ठीक, यहाँ पे देखो अपक्रिया एक क्वेश्चन है, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट में 25 मिनट में सांद्रता 0.03 मोल से 0.03 मोल हो जाती है, मोल पर लीटर हो जाती है, मोलरिटी बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं। तो अब की जगह वेग क्या होता है, अभी जैसे तुमको मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उस आधार बता रहे हैं। देखो आप देख रहे हो मैं P2R हमारा एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, इसमें क्या कर रहे हैं, ये प्रारंभिक सांद्रता इसकी क्या है 0.03 m है, ठीक है। अब यहाँ क्या बन रहा है, तो जीरो है, अभी क्या हो रही है 0.02 रह जाएगी। ये क्या हो रही है, ये जो टाइम इंटरवल है 25 मिनट में इसकी सांद्रता 0.03 से 0.02 हो जाती है, यानी कि 0.01 m बन जाएगी इसका मतलब, ठीक है। इससे भी फिलहाल कोई मतलब नहीं। तो अभिक्रिया का वेग निकालना है, तो यहाँ पर अभिक्रिया का औसत वेग, अभिक्रिया का औसत यानी कि एवरेज वेग, औसत वेग डेल एक्स बाई डेल टी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू C2 माइनस C1 बट्टे T2 माइनस T1 होगा। अब ये माइनस साइन आया क्योंकि इसकी सांद्रता में कमी आ रही है, माइनस होगा। हम ऐसे बोल रहे थे, क्या कर रहे थे हम ये बोल रहे थे dx बाई डेल एक्स बाई डेल टी बराबर माइनस ऑफ dp बाई dt। ये कह रहे ना, ये चीज यहाँ पर आ रही है, क्या हो जाएगा माइनस, देखो फाइनल C2 में ना फाइनल कंसंट्रेशन 0.02 माइनस 0.03 मोलर वहां ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय 25 मिनट, 25 मिनट हो गया, यानी कितना आ गया, देखो -0.01 आएगा। अब माइनस तो हमें लिखना नहीं है, माइनस सिर्फ इंडिकेट करने के लिए है कि अपक्रिया की सांद्रता में कमी, इसमें सांद्रता में कमी आ रही है, वृद्धि आ रही है, माइनस साइन ये दिखाएगा। ये मैथमेटिक्स वाला, इसमें अलजेब्रिक प्लस माइनस से मतलब नहीं है हमारे यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा हमारा 0.01 बाई 25 मोल पर मिनट। इसे कैलकुलेट कर लें आप, इसे कैलकुलेट कर लोगे, आसान है ना। तो इस ढंग से बनाएंगे, ये हमारे पहला एग्जाम्पल। P2R है, P2P नहीं P2R है, ध्यान दीजिएगा, लिखने में मिस्टेक हो गया। और ये क्या आ गया हमारा, जैसे प्लस माइनस करेंगे 400 - 4 मोल पर मिनट, ये आंसर जैसे है। अब क्लियर 2A to B से B मैं 10 मिनट में सांद्रता A की, ये A ब्रैकेट में मतलब एक्टिव मास नहीं दिया हो तो मैं एक्टिव मास करना पड़ेगा, तब जाए क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिएगा कि सांद्रता 0.05 से 0.04 हो जाती है। तो अब क्रिया का वेग या औसत वेग या A के अपघटन, कुछ भी पूछे तो एक ही आंसर आएगा। अब क्रिया का वेग भी पूछ सकते हैं, औसत वेग भी पूछ सकते हैं, A के अपघटन की दर भी पूछ सकते हैं, या B के बनने की दर भी पूछ सकते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पर A का ही हमें जो वैल्यू दे रखी है, A की दे रखी है, A की अपघटन की दर हमें निकालना है। क्या करेंगे यहाँ पर, जो वेग होगा, अब क्रिया का जो वेग होगा बराबर माइनस ऑफ, क्या करते हैं स्टैक्योमेट्री जो ऐसा आ जाता हाफ हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा d ऑफ A बाय dt।
ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन, फॉर्मूला समझ लो, ये फॉर्मूला आ गया। अब क्या करेंगे, -1/2। ध्यान दीजिएगा कि जहां जहां पर आपकी स्टैक्योमेट्री होगी नीचे आ जाएगी, क्या आएगा, C2 - C1 जो करे थे, C2 - C1 डिवाइडेड बाई T2 - T1 डेल्टा टी। डेल्टा टी हमें पता है तो T2 - T1 की जरूरत नहीं है यहाँ पर, बड़ा हो जाएगा माइनस का हाफ। C2 कितना है फाइनल, 0.04 से फाइनल होगी थी कितनी, इतनी थी 10 मिनट, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करके 0.005 आ जाएगा, करना आसान है, पॉइंट बन आ जाता है। ये क्या आ जाएगा, मोल, ये मोल पर लीटर, मोल पर लीटर बोल सकते हैं, मोल पर लीटर को कैपिटल एम भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। मैंने पिछले क्वेश्चन में एम कैपिटल एम किया था, यहाँ मोल पर लीटर पर मिनट कर, ये इसका आंसर। यह है a + 2b = 3c। थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं, ये सब क्या हम करेंगे। यहाँ पर दिया है b के अपघटन की दर दे रखी है हमें, 1 × 10⁻² मोल पर लीटर पर मिनट है। तो अपक्रिया का वेग निकालना है और a और c के सांता परिवर्तन की दर निकालनी है। तो सबसे पहले सारे क्वेश्चन एक तरीके से होने, इस तरीके, आप देखिए इसका तो अपक्रिया का वेग होगा, अपक्रिया का वेग बराबर, तो यहाँ कुछ नहीं है, क्या हो जाएगा, -d/a/dt बराबर -1/2 d/b/dt बराबर प्लस 1/3 d/c/dt बराबर, यहाँ कुछ नहीं है, प्लस d/dt। ये आपकी देखो वेग से निकाल सकते हैं। अब यहाँ में क्या है, b के अपघटन का dB/dt हमें दिया हुआ है, दिया है dB/dt दे रखा है, 1 × 10⁻² मोल पर लीटर पर मिनट। वेग निकालना, अब आधा और जोड़ देना है इसमें, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वेग कितना हो जाएगा, r, हम r दिखा रहे हैं, रेट r क्या, -1/2 dB/dt क्या हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं, dB/dt -1/2 × 1 × 10⁻² मोल पर लीटर पर मिनट। इसे सोल्व कर लीजिए, ये हमारा हो गया। अब क्या निकालेंगे, a और c के सांता परिवर्तन की दर। अब देखो यहाँ पर a और c का लेंगे, a और c ले लेते हैं। अब a और c कैसे निकालेंगे, पहले b के साथ c और a के साथ b, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब क्या होगा, यहाँ पर देखो a की जो हमारा अपक्रिया का वेग है वही हमारा a की सांता परिवर्तन की दर, यानी कि हम क्या है, d/a/dt बराबर -1/t d/b/dt, यही आ रहा सेम, जो हमारा ये आंसर, ये जो इसका आंसर वही आ रहा, क्या होगी, a के सांता परिवर्तन की दर आ गई। अब c के सांता परिवर्तन की दर, c को b जो हमें दिया हुआ वैल्यू है, जो दी हुई हमारे पास स्थित, जो हमें दिया हुआ जो दे रखा है, इसके जरिए निकालेंगे, कंडीशन जो दे रखी है इससे निकालेंगे, यानी कि यहाँ dc/dt, यदि इन दोनों को देखो, 3 हमारा यहाँ आ जाएगा ऊपर, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो dc/dt बराबर कितना आ जाएगा, 3/2 dB/dt। अब चूंकि हम डीसी निकाल रहे हैं तो ये प्लस में आएगा, नहीं चलो सी बात है, आप कैसे भी कर लो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी कि 3/2 इंटू dB कितना है, वही आ गया 1 × 10⁻² मोल पर लीटर पर मिनट। यार बहुत आसान क्वेश्चन है, बस हल्का सा दिमाग लगाने वाली बात है, इसे हम आसानी से कर। वेग का टक्कर सिद्धांत बताएंगे कि अपक्रिया क्यों होती है, अपक्रिया कैसे तेज होती है, कैसे हल्की होती है, किस प्रकार होती है, अभिकारक किस प्रकार एक दूसरे से रिएक्ट होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, उसका सिद्धांत क्या सिद्धांत है, क्या थ्योरी है इसके पीछे। तो पहली बात तो यह है कि अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं, खूब सारे अणु आपस में टकराते हैं, टकराने के कारण अपक्रिया होती है, पहली बात तो ये। लेकिन सभी अणु जो टकरा रहे हैं वो अभिक्रिया में भाग नहीं, वो खाली कुछ बेकाम के होते हैं, कुछ काम के होते हैं, समझ आएगा। तो सभी अणु जो है, सभी टकराने वाले अणु अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन हाँ टकराने के कारण अभिक्रिया होती है।
दूसरा है, अब जो मैंने कहा कि जो अणु टकरा करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं उन्हें प्रभावी टक्कर कहते हैं, इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, वो क्या करते हैं, सक्रिय अणु, और सक्रिय अणु है प्रभावी टक्कर होंगे, जो एक्टिव होंगे, एक्टिव मॉलिक्यूल होंगे, एक्टिव होंगे, वही क्या करेंगे, प्रभावी टक्कर करेंगे, उत्पाद में कन्वर्ट होते हैं। सक्रिय अणु की ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा से अधिक होती है, ढीली ऊर्जा कहते हैं। अब जो अणु सक्रिय होंगे उनकी फिक्स ऊर्जा होगी, उस उतनी ऊर्जा को क्या करेंगे, टकराने से उतनी ऊर्जा बनाएंगे, ये क्या ढीली ऊर्जा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। जिनकी ढीली ऊर्जा या उसकी अधिक की ज्यादा होगी वो क्या होंगे, सक्रिय अणु कहलाएंगे, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। चौथा पॉइंट ये है, ऐसा नहीं कि अणु की कोई एनर्जी होती नहीं है, एनर्जी होती है। इन्हें प्रारंभिक, कुछ अणु जो आपस में रिएक्शन करने से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले उन अणुओं की जो ऊर्जा होती है ना प्रारंभिक ऊर्जा कहते हैं, ईआर प्रारंभिक ऊर्जा कहते हैं, और उसे देहली ऊर्जा के बराबर, टकराने में देहली ऊर्जा के बराबर उसे लाना है। जो प्रारंभिक ऊर्जा और देहली ऊर्जा तक लाने में जो ऊर्जा बीच में जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है उनको सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो क्या होगा, ईआर प्लस ईए बराबर ईटी, यानी कि क्या है कि प्रारंभिक ऊर्जा हमारी ये है, इस प्रारंभिक ऊर्जा में जो ऊर्जा और जोड़ दें जो थ्रेशोल्ड एनर्जी देहली ऊर्जा के बराबर हो जाए, इसे बोलेंगे सक्रियण ऊर्जा। तो ये सक्रियण ऊर्जा बहुत जरूरी, इतना मतलब जैसे आप कहते हैं एग्जाम में पास होने का 33 होना जरूरी है, समझ लो कि ये आपका एक मार्क उस अणु के लिए मार्क हो गया कि इतनी ऊर्जा हमें लानी है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगी। पांचवा पॉइंट, किसी क्रिया के लिए ये का मान स्थिर व निश्चित होता है, ये फिक्स हो गया कि इतना ये होगा तभी ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, और यह जो है न टेम्परेचर पर डिपेंड होता है न अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड होता है। हाँ, उत्प्रेरक कोई कैटलिस्ट का प्रयोग करेंगे तो उसमें इसका मान कम या ज्यादा हो सकता है, वो एक ऐसा फैक्टर है जो इसका मान कम या ज्यादा कर सकते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि उत्प्रेरक डालने अभिक्रिया गति बढ़ जाती है, वो क्या होता है, जैसे माना कोई हमारा ये अभिक्रिया है, ये सेकेंड ऊर्जा हमारा ये है, ये एनर्जी है, जैसे हम क्या करेंगे, उत्प्रेरक डालेंगे, ये जो सेकेंड ऊर्जा का मान हमारा ये हो जाए, यानी कम हो जाए। अब जो अणु आपस में टकरा रहे हैं उनको इतनी ऊर्जा चाहिए, यानी कि इतनी ऊर्जा चाहिए उसको टकराने के लिए। अब जैसे हमने कैटलिस्ट डाला, अब सेकेंड ऊर्जा का मान कम हो गया, अब उन्हें कितनी है, अब देहली ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उस ऊर्जा जो टकराने में जो ऊर्जा है वो कम चाहिए, कम, उनका लेवल कम हो गया, तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, अधिक से अधिक मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब क्रिया को स्लो कर देंगे तो इसका मान बढ़ा देगा, ऐसा उत्प्रेरक जो सेकेंड ऊर्जा के मान को बढ़ा देता है, अब क्रिया का रेट कर देता है, धीमा कर देता है। अगला है जो वही चीज हम पढ़े थे, मंद क्रिया में ये का मान अधिक होता है, ज्यादा होता है, और तीव्र क्रिया में ये का मान कम होता है। सातवां पॉइंट, जो सक्रिय अणु है, यानी कि ऐसे अणु जो प्रभावी टक्कर कर रहे हैं, वो उनकी वो जो प्रभावी टक्कर है, कौन से अणु जो सक्रिय हैं उनके लिए कौन कौन सी, मतलब क्या खास बात होगी, नंबर एक उनका ताप, टेम्परेचर पर निर्भर करता है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सक्रिय अणु की ज्यादा टक्कर होंगे, उनके टक्करों की संख्या ज्यादा होगी। एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है, और अभिक्रिया की मोलर सांद्रता पर, यानी कि ईए का मान यानी कि सक्रिय अणु की संख्या ईए पर डिपेंड करती है। ईए का मान कम है ज्यादा है, इस पर डिपेंड करती है। अभिकार की मोलर सांद्रता कम है ज्यादा है, इस पर डिपेंड करती है। ऐसी टेम्परेचर, इसको हम भी आगे पढ़ेंगे, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन इसके बाद में करेंगे। सिर्फ मैं आपको सिद्धांत बता रहा हूँ कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन को बनाते हैं, जिससे कारण रेट ऑफ रिएक्शन होता है। अगला है सेकंड ऊर्जा की गणना हम निम्न समीकरण से करते हैं। इस पर एक आगे हम एक क्वेश्चन बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स में है, लेकिन हम इसको सिंपल हम शॉर्टकट में पढ़ना है। K = A e - RT, इससे हम एक्टिवेशन एनर्जी की गणना करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी ये हमारे पास इतने सारे, K फॉर वेग स्थिरांक, ये जो आवर्ती गुणांक है ये फिक्स होता है हर डायरेक्शन में किसी क्रिया के लिए। ये जो है सक्रिय ऊर्जा है, इसका आप कैलकुलेशन करेंगे, यदि मान दिया रहेगा। R जो है गैस नियतांक है, जो अब तक हम यूज करते आ रहे हैं। T जो है ताप है, केल्विन में टेम्परेचर होगा। ये हमारा ये है। इसके बाद मैं आपको एक ग्राफ बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर दो प्रकार की क्रिया हम ले रहे हैं इसी सिद्धांत के लिए। ये हमारा जो ग्राफ है, ये जो बना रखा मैंने, ये एंडोथर्मिक क्रिया इनकी ऊष्मा शोषी के लिए है, ये ऊष्मा क्षेपी के लिए है। इससे हम क्या देख रहे हैं, देखो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि औसत ऊर्जा, मैंने आपको आगे कहा था कि EA यानी कि सक्रिय ऊर्जा
प्लस औसत ऊर्जा दर बराबर देहली ऊर्जा। यानी क्या है कि औसत ऊर्जा होती है और देहली ऊर्जा से क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए टक्करों की जरूरत पड़ती है, और जिस ऊर्जा की जरूरत पड़ती है इसको यहां तक लाने से क्या बोलते हैं, सेकेंड ऊर्जा। जैसे ग्राफ से बताते हैं, देखो ये जो हमारा पोजीशन है, ये पोटेंशियल ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन प्रोसेस ऊर्जा, मतलब क्रिया का विकास और स्थिति ऊर्जा की तो ग्राफ खींच रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आप देखिए ए और बी, यहाँ पर ये जो हमारा क्या प्रारंभिक ऊर्जा है। अब क्या हो रहा है कि ये जो पॉइंट है देहली ऊर्जा इतनी, यानी कि ये कंडीशन ये है कि यदि ऊर्जा इतनी हो जाए तो क्या हो जाएगा, हमारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। सबके सब तो नहीं जाएंगे, कुछ हमारे क्या होंगे, एक ही रह जाएंगे, बाकी कुछ इधर चले जाएंगे। और जो इसके जो भाग यहाँ से यहाँ जाएंगे वही अब क्रिया का वेग का निर्धारण करेंगे। इसे हम कोटि कहते हैं। बात देखिए, आप देखेंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको जो प्रोडक्ट की एनर्जी चाहिए वो कम है, यानी कि इतना क्या हो रहा है, इसमें इतनी एनर्जी ने अब्जॉर्ब करी, इतने ज्यादा एनर्जी ज्यादा है कि नहीं, प्रोडक्ट की एनर्जी इनसे ज्यादा है। क्या हो रहा है, इसको इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब करनी पड़ रही है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या होगा, इससे पॉजिटिव होता है एंडोथर्मिक। अब यहाँ पर जो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसमें प्रोडक्ट का जो ऊर्जा है टोटल जो क्या होती है कम है रिएक्टेंट की कम। यहाँ पर नेट रिलीज ऑफ एनर्जी हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देहली ऊर्जा और सेकेंडरी ऊर्जा में क्या हो रहा है, उतनी ऊर्जा कम करनी पड़ रही है, तब जाके क्या हो रहा है, यानी कि उसमें ऊर्जा निकल रही है। इसमें क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक ऊर्जा हमारी निकल, उसमें छेपी बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें डेल्टा एक्स नेगेटिव होता है, डेल्टा वाई पॉजिटिव होता है। तो इसको मैं समझिए, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक इंपॉर्टेंट है। जब में आते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, उन कारक की बात करते हैं। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि कॉलिजन से, टक्करों से अभिक्रिया होती है। तो ये हमारा बेसिक पॉइंट है, इसके आधार पर चलेंगे हम। पहला अभिकारक व सांद्रण। यदि अभिकारक व सांद्रण जितना ज्यादा होगा अभिक्रिया उतनी ही तेज होगी, यानी कि ज्यादा अणु टकराएंगे। जैसे जैसे इनका अभिकारक व सांद्रण कम हो जाएगा वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग जो है कम हो जाएगा। हम अभिक्रिया में देखिए, हम ग्राफ देखा सामने, हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया को धीमे 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 कम, पर तेजी से कम हो रहा है, धीमे धीमे कम हो रहा है। यानी कि जैसे कुछ अभिकारक ऑलरेडी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनका सांद्रण कम हो जाता है, तो अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि सांद्रण बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग जो है बढ़ता है। अभिकारक की प्रकृति, यानी कि सिर्फ कुछ बातें हर जगह पढ़ते आ रहे हैं। जो गैसी, ऐसे अभिकारक जो गैसी प्रकृति में है वो द्रव और ठोस प्रकृति के अभिकारक की तुलना में ज्यादा तीव्र गति से अभिक्रिया करते हैं, उनकी गति जो ज्यादा होगी, नेचुरल सी बात है। अगला है ताप। ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अभिकारकों की अणुओं की गतिज वृद्धि होती है और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अक्सर ये माना जाता है, ये प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक रूप से देखा गया है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग लगभग दूना हो जाता है। और यहाँ पर एक ताप गुणांक, एक फैक्टर आता है, ताप गुणांक, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्या होता है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये मानक ले लिया गया है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक का अनुपात होता क्या बोलते हैं, किसी अभिक्रिया को ताप गुणांक बोलते हैं। अगला है उत्प्रेरक का प्रभाव, हम पढ़ चुके हैं। उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया वेग को बढ़ा भी देते हैं, घटा भी देते हैं, यानी कि ये सक्रिय ऊर्जा के मान में वृद्धि भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अगला है दाब का प्रभाव, ये केवल गैसीय अभिकारक पर डिपेंड होता है। ये केवल गैसीय अभिकारकों पर डिपेंड होता है। ऐसे गैसीय अभिकारक, उनमें दाब बढ़ाने पर क्या होगा, यदि दाब बढ़ाएंगे नजदीक आएंगे तो टक्करों की संख्या में वृद्धि होगी, तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। ये केवल गैसीय अभिकारकों के लिए है। इसमें न्यूमेरिकल आते हैं, एग्जाम में इंपॉर्टेंट आए हैं इसमें, ठीक है ना। हाँ, तो केवल गैसीय अभिकारकों के लिए दाब बढ़ाने का अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठोस और द्रव में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक चीज मैं और बता दूं, शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक सांद्रण वृद्धि करने कोई अभिक्रिया वेग नहीं। अगर कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी उसमें सांद्रण बढ़ाने पर वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें बताना भूल गया था। अब यहाँ देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल, जितना अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना आपस में कांटेक्ट में ज्यादा आएंगे और क्या होगा,
टक्करों की संख्या में वृद्धि होगी और अभिक्रिया वेग बढ़ेगा। इसको हम समझे कैसे? कोई भी हमारे पास अभिकारक है, यदि हम पाउडर फॉर्म में है, उसका पृष्ठ क्षेत्र ज्यादा होगा, तो क्या होगा? उनका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। उसका मतलब अगर टुकड़े ज्यादा पाउडर होंगे, मतलब पाउडर फॉर्म में होंगे, जितना बारीक होंगे, जितने पिसे हुए होंगे, उतना क्या होगा? उनका कांटेक्ट ज्यादा होगा, एक दूसरे के संघट्ट ज्यादा होंगे, अभिक्रिया वेग बढ़ेगा। प्रकाश का प्रभाव यानी कि जितने फोटो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनमें अभिक्रिया की प्रकाश संश्लेषण क्रियाएं होंगी या ऐसे क्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं, उनमें प्रकाश बढ़ने पर, प्रकाश का प्रभाव बढ़ने पर अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। तो ये हमारे कुछ फैक्टर हैं, इनको आप पढ़ेंगे और इसके बाद हम अगले वीडियो में अगले कुछ टॉपिक के बारे में बताएंगे। थैंक यू।